सो गाइज हमारा जो इंडियन नेशनल मूवमेंट टिल इंडिपेंडेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इन 1926 एट सेंटर अंडर विच एक्ट, किस एक्ट के अंतर्गत पीएससी की स्थापना हुई थी 1926 में। सो इट इज एक्ट 1919। सो 1919 के एक्ट के अनुसार के अंतर्गत पीएससी की स्थापना हुई थी। सो अंडर ली कमीशन, सो ली कमीशन के दौरान ये पीएससी की स्थापना हुई थी। सो गाइज हु असैसिनेटेड मिस्टर रैंड एंड लेफ्टिनेंट आयरिस्ट, सो इनको किया था दामोदर और बालकृष्ण ने, इनको चापकर ब्रदर्स भी बोलते हैं। सो हुआ क्या था कि बेसिकली पुणे में ना फेमाइन आ गया था, तो उन फेमाइन था, तो उसके दौरान रिलीफ कमिश्नर बनाया गया था मिस्टर रैंड को बनाया गया था रिलीफ कमिश्नर। और इनके दौरान इनके द्वारा बहुत सारी एट्रोसिटीज़ और कुछ रेप्स एक्टिविटीज़ भी हुई थी। तो इसके खिलाफ इन बालकृष्ण ने और दामोदर जी ने प्लान बनाकर इनकी किया था मर्डर। सो इनके साथ क्या था कि लेफ्टिनेंट आयरिस्ट भी थे इनके साथ थे, तो इनका भी मर्डर हो गया था साथ में ही। मारने के मिस्टर रैंड को गए थे लेकिन हो गया इनके साथ। सो इसको फर्स्ट क्रिटिकल मर्डर बोलते हैं। सो दिस इज द रीजन। सो दामोदर एंड बालकृष्ण बोथ बी एंड सी इसका आंसर है। सो गाइस हु किल्ड लॉर्ड कर्जन, सो लॉर्ड कर्जन को मारा था मदन लाल ढींगरा जी ने। क्यों मारा था, सुनो क्यों मारा था। साल 1909 लंदन में एक नौजवान फांसी के फंदे के सामने खड़ा है। जब कटघरे में उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब साफ था। पिछले 50 साल में हुए 8 करोड़ भारतीयों के कत्ल के लिए मैं अंग्रेजों को जिम्मेदार मानता हूं। मैं उन्हें जिम्मेदार मानता हूं भारत से हर साल 10 करोड़ पाउंड लूटने के लिए। जैसे किसी जर्मन को इस देश में कब्जा करने का अधिकार नहीं, अंग्रेजों को भी कोई अधिकार नहीं कि वे भारत पर कब्जा करें। और हमारी नजर में एक ऐसे अंग्रेज को मारना पूरी तरह से न्याय संगत है जो हमारी पवित्र भूमि को दूषित करता हो। इस शख्स को फांसी दे दी जाती है और इसकी फांसी के 38 साल बाद इसका वतन अंग्रेजों से आजाद होता है। नमस्ते, आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। मेरा नाम आयुष है और 25 साल का वो नौजवान जो फांसी के फंदे के सामने खड़ा है उसका नाम है मदन लाल ढींगरा। लेकिन ये नौजवान फांसी के फंदे तक पहुंचा कैसे, ये समझने के लिए हमें कहानी को थोड़ा रिवाइंड करके देखना होगा। लंदन में इंडिया हाउस नाम की एक जगह, इसे श्याम जी कृष्ण वर्मा ने शुरू किया था। इंडिया हाउस उन समर्पित भारतीय नौजवानों का अड्डा था जो अपने मुल्क को अंग्रेजों की कैद से आजाद देखना चाहते थे। इंडिया हाउस में जो ज्यादा क्रांतिकारी लोग थे उनका एक सीक्रेट ग्रुप था अलग से। इस ग्रुप को उन्होंने नाम दिया था फ्री इंडिया सोसाइटी। इनका नेता भी एक 25 साल का नौजवान था और उस नौजवान का नाम था विनायक दामोदर सावरकर। फ्री इंडिया सोसाइटी के सदस्य अपने नेता सावरकर के पास एक शिकायत लेकर आते हैं, मदन लाल ढींगरा की शिकायत। ये लोग कह रहे हैं कि ढींगरा हमारे लिए खतरा बन चुका है। इन्हें चिंता है कि ढींगरा के कारण पूरी सोसाइटी मुश्किल में पड़ सकती है। अगर कोई ढींगरा का बैकग्राउंड देखे तो ये शिकायत पूरी तरह से दुरुस्त लगेगी। ढींगरा के पिता एक जाने माने सिविल सर्जन थे, अंग्रेजी बिरादरी में उठना बैठना, और ये बात जग जाहिर थी कि ढींगरा परिवार ब्रिटिश सत्ता के प्रति पूरी तरह वफादार है, खासकर विलियम कर्जन वाइली के प्रति वफादार। इस कर्जन को आप उस वाइसरॉय कर्जन से कंफ्यूज मत कीजिएगा जिसने बंगाल को धर्म के आधार पर बांट दिया। ये कर्जन इंडिया ऑफिस के सेक्रेटरी का राजनीतिक सलाहकार था। इंडिया ऑफिस को आप ऐसे समझिए कि अंग्रेजों का मंत्रालय था अपनी इंडियन कॉलोनी से जुड़े मुद्दे हल करने के लिए। और इंडिया ऑफिस का जो सेक्रेटरी होता था वो ब्रिटिश संसद में भारत से संबंधित मसलों के प्रति जवाबदेह होता था। और सेक्रेटरी के राजनीतिक सलाहकार कर्जन का ये रुतबा था कि उसे आई ऑफ द एम्पायर इन एशिया कहा जाता था, यानी एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य की आंख। और फ्री इंडिया सोसाइटी को यही डर था कि ये आंख ढींगरा के सहारे अब उन्हें भी देख रही है। उनका ये शक और गहरा हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि मदन लाल ने इंडियन एसोसिएशन और एरिस्टोक्रेटिक क्लब ज्वाइन कर लिया है। ये दोनों ऐसे ठिकाने थे जहां अंग्रेज अफसर और उनसे सहानुभूति रखने वाले भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के गौरवशाली स्वामित्व की बातें बगाते थे। ढींगरा का भारत में आर्ट्स के बाद लंदन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना भी शक की निगाह से देखा जाता था। वो तो अच्छा हुआ कि फ्री इंडिया सोसाइटी के नौजवानों को यह बात नहीं पता थी कि लगभग उसी समय मदन लाल ढींगरा के पिता ने कर्जन को एक खत लिखा था, ये चिंता जताते हुए कि लड़का आजकल इंडिया हाउस के संपर्क में है, हमें इसके लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। इसके बाद कर्जन ने मदन लाल को इंडिया ऑफिस मिलने भी बुलाया था। ये और भी डरावना था क्योंकि इंडिया के वाइसरॉय ने कर्जन को हाल फिलहाल में एक कमेटी में अपॉइंट किया था और इस कमेटी का उद्देश्य था भारतीय छात्रों के विद्रोह को खत्म करना। लेकिन ढींगरा को लेकर फ्री इंडिया सोसाइटी के नेता सावरकर का रवैया हैरान करने वाला था। सावरकर ने अपने साथियों से कहा कि हमारे पास ढींगरा को लेकर पर्याप्त सबूत नहीं है, कुछ और दिन तक इंतजार करते हैं। कुछ दिन इंतजार करने की नौबत नहीं आई क्योंकि 1 जुलाई को मदन लाल ढींगरा को एक कार्यक्रम करना होता था और इस कार्यक्रम में मेहमान बनकर आता है विलियम कर्जन। कार्यक्रम लगभग खत्म हो चुका था। कर्जन वहां से घर लौटने के लिए कदम बढ़ाता है। वो सीढ़ियां उतरने ही वाला था कि उसके कुछ प्रशंसक उसे बातचीत के लिए रोक लेते हैं। कर्जन के पास बात करने ढींगरा भी पहुंचता है। ढींगरा अपनी धीमी और विनम्र आवाज में कुछ शब्द फुसफुसाता है। ढींगरा की बात सुनने के लिए कर्जन को अपना कान उसके नजदीक लाना पड़ता है। फिर सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कुछ देखने सुनने का वक्त ही नहीं मिला। फटाफट 4 गोलियां कर्जन के चेहरे पर दाग दी गई। कर्जन जमीन पर गिर गया और 5वीं गोली निशाना चुभ गई। ढींगरा के हाथ में बंदूक थी और सबके चेहरों पर थी हैरानी। 6ठी गोली ढींगरा को रोकने आ रहे एक मुंबई के पारसी आदमी को गिराने में खर्च हो जाती है। अब ढींगरा ने जब अपने माथे पर नली रखकर ट्रिगर दबाया तो गोली बाहर नहीं आई। 6 की 6 गोलियां खत्म हो चुकी थी। 2 अंग्रेज दौड़कर ढींगरा को पकड़ लेते हैं, पुलिस बुलाई जाती है और ढींगरा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 4 दिन बाद लंदन के कैंसल हॉल में एक मीटिंग बुलाई जाती है। इस मीटिंग में ज्यादातर वे भारतीय थे जिन्हें कर्जन की हत्या पर पश्चाताप दिखाना था। मीटिंग में मदन लाल ढींगरा का अपना छोटा भाई कहता है कि मदन लाल हमारे परिवार पर एक कलंक है। एक नेता कहते हैं कि मदन लाल ने हमारे प्यारे देश भारत का नाम डुबो दिया। मीटिंग में ढींगरा पर धिक्कार जताने के लिए एक रेजोल्यूशन लाया जाता है। जैसे ही रेजोल्यूशन के समर्थन में कुछ हाथ हवा में जाते हैं, ये घोषणा कर दी जाती है कि रेजोल्यूशन सभी के मत से पास किया जाता है। तुरंत पीछे से एक बुलंद आवाज आती है, नहीं, ये सभी का मत नहीं। ये आवाज सावरकर की। मीटिंग में हल्ला मच जाता है। इतने में ही कोई दौड़कर सावरकर पर तेज हमला करता है। सावरकर के बगल में बैठे उनके साथी एमपीटी आचार्य उस हमलावर के चेहरे पर छड़ी से वार करते हैं और उसके गाल से खून निकाल देते हैं। बहरहाल ढींगरा पर लंदन के कोर्ट में मुकदमा चलता है। फैसला सुनाने से पहले जज साहब पूछते हैं, क्या तुम्हें अपने पक्ष में कोई आखिरी बात कहनी है? तो ढींगरा जवाब में कहते हैं, मेरी जेब में एक चिट्ठी थी, पुलिस ने गिरफ्तार करते समय निकाल ली थी। जो कुछ भी मुझे कहना है वो उसी दस्तावेज में। कोर्ट ने ढींगरा की बात को नकार दिया। ढींगरा की चिट्ठी गायब कर दी गई। लेकिन फांसी से एक दिन पहले वो चिट्ठी रहस्यमयी अंदाज में लंदन के डेली न्यूज नामक अखबार में छप जाती है। सावरकर के पास उस चिट्ठी की एक नकल थी और सावरकर ने अपने एक अंग्रेज दोस्त डेविड गार्नेट से लिंक भिड़ाकर वो चिट्ठी छपवा ली। दी टाइम्स जैसे कुछ अखबारों ने शक जाहिर किया ये चिट्ठी ढींगरा ने नहीं लिखी थी, ये किसी और की कलाकारी। सावरकर के दोस्त डेविड गार्नेट ने अपने नोट्स में लिखा है, मुझे अंदाजा लग गया है कि ये चिट्ठी किसने लिखी है। खैर ये चिट्ठी छपती है और अगले दिन यानी कि 17 अगस्त 1909 को वही होता है जहां से मैंने इस किस्से की शुरुआत की थी।
ये किस्सा मुझे सावरकर पर लिखी वैभव पुरंदरे की किताब से मिला। इस किताब को जगरनॉट प्रकाशन ने छापा है। ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस तरह के और किस्से सुनने के लिए फेसबुक पर हमारा पेज लाइक। सो गाइज ये था लॉर्ड कर्जन को मारने के पीछे की बैकग्राउंड। मदनलाल डिंगरा जी ने लॉर्ड कर्जन को मारा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जिस वीरी सावरकर जी को लाइव इम्प्रिजनमेंट हो गई थी अंडमान निकोबार में, लाला हरिदयाल जी ये सैन फ्रांसिस्को आगे थे, और मदनलाल डिंगरा जी को लंदन में ही फांसी हो गई थी। तो ये थी सारी बैकग्राउंड। और जो श्याम जी जिन्होंने इंडियन हाउस बनाया था ना, श्यामा जी कृष्ण वर्मा जी, ये पेरिस से चले गए थे।